आज हम जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हमारा वर्कआउट रिगार्डिंग टू पावर पॉइंट के अंदर हमने एक स्लाइड देखी है जो कि इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रही है। और इस स्लाइड के ऊपर जो हमारी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि मैं आज आपके साथ जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से हम अपनी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से ये आपका प्रोजेक्ट है और हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ों की बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर हम जिसकी बात सबसे पहले करेंगे वो है हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। के स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। बेसिकली ये एक स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट है। आपने पूरे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना है, इसके हवाले से हमने बात करनी है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट इसमें आएगा उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट मैं किस तरह के लोग यूज़र्स के लिए बनाऊंगा। मेरे पास जो यहाँ पर यूज़र्स हैं उनकी तादाद जो है वो 3 है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 यूज़र्स होते हैं। नंबर 1 जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनवाता है, यानी जिसका इंस्टीट्यूट होगा या जो किसी भी प्रोजेक्ट को बनवाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले को हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वो पर्सन जिससे बनवाया जाएगा या जो किसी भी प्रोजेक्ट को बना कर देगा वो आपका प्रोग्रामर कहलाएगा। और इन द लास्ट जो पर्सन इस प्रोजेक्ट को इसमें डाटा एंट्री करेगा या इसको लास्ट में यूज़ करेगा वो आपका एंड यूज़र कहलाता है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी समरी है जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी समरी को देखकर मैं कुछ अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करूँगा या कुछ अपनी डिसाइड करूँगा कि मैंने कौन कौन सी शीट्स जो हैं वो मैंने बनानी है। तो उसके हवाले से मैंने कहा जी सबसे पहली चीज़ है हमारा एम ऑफ द प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट का एम क्या है। मैंने कहा प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। और इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या करेगा, विच मैनेज द स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी इसके ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मैनेज करेंगे। इसमें एंट्री का निज़ाम जो है वो देखा जाएगा, अकाउंट सिस्टम अकाउंट्स का निज़ाम देखा जाएगा, एंड एग्जामिनेशन सिस्टम और एग्ज़ाम के हवाले से जो बात है वो की जाएगी। इन द एंड हम इसमें रिजल्ट्स भी बना के देखेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स किस तरह से है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता हुआ नज़र आना चाहिए और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पेज होंगे जो कि एक मेन पेज से जाके जुड़े होंगे ताकि इसके मुताबिक हम अपनी वर्किंग कर सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारा ये कस्टम प्रोजेक्ट जो है ये ओपन होगा तो शुरू में एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमारे पास अपीयर हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसको हमें परफॉर्म करना है। इन्हीं रिक्वायरमेंट को ज़हन में रखकर मैंने यहाँ डिसाइड किया कि सबसे पहले जो मैं शीट बनाऊँगा वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट है, यानी एक ऐसी शीट जिस पर स्टूडेंट्स के पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम है, अकाउंट सिस्टम है जिसमें अकाउंट्स यानी फ़ीस के हवाले से डिस्कशन जो है वो की जाएगी। दैन एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम के हवाले से डिटेल वर्किंग हम एग्जामिनेशन सिस्टम पे करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन शीट एक ऐसी शीट होगी जिस पर स्टूडेंट्स के जनरल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। मसलन अगर हमारी पहली, दूसरी या तीसरी शीट से कोई स्पेसिफिक डाटा हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को व्यू करवाना है तो उसको व्यू करवाने के लिए मैं जनरल इंफॉर्मेशन शीट का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपने किसी भी तरह की सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम सर्च का पेज बनाएंगे। और अगर आप अपनी सर्च के लिए डिटेल रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो वो डिटेल रिपोर्ट्स हमारी डिटेल पेज के ऊपर बनेंगी, यानी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम सर्च पेज पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट्स होंगी वो हमारे पास डिटेल पेज पे बनेंगी। इसी तरह मेन ग्राफ पेज हमारा एक ऐसा पेज होगा जो बाकी तमाम पेजेस से ज्वाइन होगा। अब जितने भी हमारे पास ग्राफ के पेजेस बनते हैं जिसमें मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने एक रिजल्ट ग्राफ डिसाइड किया है, एक मैंने बैलेंस ग्राफ डिसाइड किया है। और ये जितने भी हमारे ग्राफ के पेजेस होंगे 2, 3, 4, 10 उन तमाम का लिंक मैं मेन ग्राफ पेज के साथ करूँगा। आखिरी मॉड्यूल जो हमारा होगा वो अबाउट अस के हवाले से होगा। हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कंपनी लोगो या अपनी जो मेन डिटेल्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे किसके ऊपर, अपने अबाउट अस के पेज पर। और लास्ट पेज हमारा मेन कंटेनर पेज है और ये वो पेज है जो कि तमाम इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा और तमाम पेजेस के साथ जुड़ा होगा। अब ज़रा अगर आप इस फ्लो को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर ये कहा है कि ये एक पेज है
जो कि तमाम पेजेस से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एरो यूज़ किया, ज़रा इसका मतलब समझ लीजिएगा। जब मैं इस तरह की डायरेक्शन यूज़ करूँ, यानी एरर के ऊपर ये हैंडल यूज़ करूँ, इसका मतलब है कि मैं इस पूरे एरिया से इस एरिया पर आ सकता हूँ। जबकि इस एरो का मतलब ये है कि मैं इस पेज से, यानी होम पेज से दूसरे पेजेस के ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो इस एरो का मतलब ये हमें शो करता है कि मैं होम पेज से पर्सनल पे आ सकता हूँ, पर्सनल से वापस आ सकता हूँ, होम से अकाउंट पे आ सकता हूँ, अकाउंट से वापस आ सकता हूँ, होम से एग्ज़ाम पे आ सकता हूँ, एग्ज़ाम से वापस आ सकता हूँ, होम पेज से जनरल इन्फॉर्मेशन पे आ सकता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन पेज से वापस आ सकता हूँ, सर्च इन्फॉर्मेशन पर आ सकता हूँ, सर्च इन्फॉर्मेशन से वापस आ सकता हूँ। यहाँ थोड़ी सी बात फ़र्क है, अगर आप यहाँ देखें तो इसका ये मतलब है कि मैं डिटेल पेज पर कहीं से भी आ सकता हूँ। कहाँ से? मैं डिटेल पेज पे आ सकता हूँ सर्च पेज से, यानी पहले मैं रिकॉर्ड या रोल नंबर या कुछ भी सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद मैं पेज पे मूव करूँगा, कौन से पेज पे? डिटेल पेज पे, और डिटेल पेज से मैं वापस आ सकता हूँ। यहाँ ब्रेकेज का मतलब ये है कि मैं डिटेल पेज से सर्च पेज पे आ सकता हूँ, यानी हम सर्च से डिटेल पे जा सकते हैं और डिटेल से सर्च पे आ सकते हैं। हम डिटेल से वापस अपने मेन पेज पे भी आ सकते हैं। यानी यहाँ देखें कि वन साइडेड नहीं है, हम डायरेक्ट डिटेल पेज पे नहीं जा सकते। उसके लिए हमें जो ब्रिज फॉलो करना पड़ेगा कि पहले हम सर्च पेज पे जाएंगे और फिर हम डिटेल पेज पे आएंगे। देन हमने कहा हम मेन ग्राफ पेज पे आएंगे, हम इससे वापस भी आ सकते हैं, और जस्ट लाइक द प्रीवियस वन आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी ग्राफ पेज से वापस मेन ग्राफ पेज पे आ सकता हूँ। मैं उनसे वापस तो आ सकता हूँ पेज पे, लेकिन डायरेक्ट मैं इस एरिया में नहीं आ सकता। यानी आप अपने मेन पेजेस से डायरेक्ट किसी भी ग्राफ पे नहीं आ सकते। आपको सबसे पहले अपने जिस ग्राफ पेज पे आना होगा वो आपका मेन ग्राफ पेज है, देन आप बाकियों पे स्विच करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पेज आता है वो वही है इंट्रोडक्शन, हमारा अबाउट अस का पेज है। हम अबाउट अस से लोगों पर जा सकते हैं, हम लोगों से जो वापस जो अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे या जो वापस आएंगे वो वापस तो आ सकते हैं, डायरेक्ट लोगों पर नहीं जा सकते। तो ये पूरा फ्लो आपकी केस स्टडी कहलाता है, आपका डिटेल स्टेरियो कहलाता है, आपकी डिटेल वर्किंग कहलाता है, जिसके मुताबिक आप अपनी कोई भी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वो केस स्टडी है जिसे हम यहाँ पर अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे और जिसके मुताबिक हम अपने पास जो अपना वर्कआउट है उसको डील करेंगे। इन्हीं बातों को ज़हन में रखकर हमने अपनी जो वर्किंग है उसको यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये हमारा ये फ्लो था जिसको अभी हमने बात की कि इस एम के अगेंस्ट, यानी इन 2-2.5 लाइनों के अगेंस्ट मैंने ये तकरीबन डिफरेंट शीट्स हैं, अराउंड अबाउट 11-12 के करीब है, ये मैंने यहाँ पर स्केच आउट कर ली है। इनको स्केच आउट करने के बाद या इनकी वर्किंग परफॉर्म करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी शीटों के नाम अगर देखिए तो यहाँ देखिए इसका नाम है पर्सन इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है। मैं इसका एक शॉर्ट नेम रखता हूँ, मैंने इसका नाम रखा पर इन्फो, विच इज़ शॉर्ट एब्रिविएशन ऑफ पर्सन इन्फॉर्मेशन। देन अकाउंट इन्फो को, अकाउंट सिस्टम को हमने अकाउंट इन्फो का नाम दे दिया, एग्ज़ाम सिस्टम को एग्ज़ाम इन्फो का नाम दे दिया, जनरल इन्फो को हमने जनरल जी इन्फो का नाम दे दिया, सर्च इन्फॉर्मेशन को सर्च इन्फो का नाम दे दिया, डिटेल पेज को डी पेज का नाम दिया, मेन ग्राफ पेज को एम जी पेज से शो किया, रिजल्ट ग्राफ को आर ई एस ग्राफ से शो किया, बैलेंस ग्राफ को बी एल ग्राफ से शो किया, अबाउट अस के लिए ए बी टी एस स्टेटमेंट यूज़ की, लोगों के लिए हमने एल ओ जी ओ यूज़ कर लिया, जबकि होम पेज के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने एच पी जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अगर हम काउंट करें तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 शीट्स जो है जो चाहिए, जिनके लिए मैं अपनी वर्किंग का आगाज़ करूँगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक्सेल ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की स्प्लैश स्क्रीन आपने देखी। अब हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं। सो कैसे हम अपनी वर्किंग का आगाज़ करेंगे, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल। मैंने यहाँ से इस ब्लैंक फाइल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने पास शिफ्ट F11 प्रेस कर लें या प्लस का बटन दबाकर अपने पास शीटों की तादाद में इजाफा कर लें। तो यहाँ पर मैंने 12 शीट्स जो हैं वो बिल्ड कर लें।
ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरतीब से बना सकते हैं। डबल क्लिक करें और इनके नाम उन नामों पर रखें जो कि आपने यहाँ पर अपनी इस शीट पे डिफ़ाइन किए हैं। सो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको एक साइड पर अटैच कर लेता हूँ, डॉक कर लेते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम यहीं रहने देते हैं। इसको हम लेफ़्ट साइड पर डॉक कर लेते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि मुझे ज़रा ब्रॉडर व्यू जो है वो नज़र आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने इसका नाम रखा, इसका नाम कर दिया पर्सनल इन्फो। देन सेकंड शीट बनाई, इस शीट का नाम रख दिया अकाउंट इन्फो। देन थर्ड शीट बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया एग्ज़ाम इन्फो। हमने जिस तरह से प्लानिंग की है हम इसी तरह से अपनी वर्किंग जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो अपना इम्प्लीमेंट जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। जिस तरह से मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूँ, इसी तरह से हम इसके जो है प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। सर्च इन्फो, देन नेक्स्ट वन वी हैव डिटेल पेज। आपकी मर्ज़ी है, आप साथ साथ भी बना सकते हैं। मेरी क्योंकि आदत है कि हम पहले से केस स्टडी क्योंकि मुकम्मल करेंगे, तो केस स्टडी मुकम्मल करने के बाद आप ये शीटें बना लें और फिर हम इसके बाद इसको डिज़ाइन करेंगे। सो आई जस्ट सेड MG पेज एंड देन वी हैव रिजल्ट ग्राफ, देन वी हैव बैलेंस ग्राफ, देन वी हैव अबाउट अस, next we have logo, we have two remaining, logo, and last but not least is home page. मैंने अपने पास एक्सेल में अपनी इन्हीं 12 शीट्स के नाम जो है वो अरेंज कर लिए। मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। आज उसको देखते हैं कि हमें सेव कैसे करना है, क्योंकि मैंने इस फाइल को अभी तक आपको जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि आप यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पर जाएं। डेस्कटॉप पे चले गए, ब्राउज भी करके आप आ सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलों के नाम कैसे रखेंगे। फाइल का नाम इतना बड़ा नहीं रखते हैं, तो इसको शॉर्ट करते हैं। STU स्टूडेंट के लिए हो गया, I बड़ा INFO इन्फो के लिए हो गया, और सिस्टम के लिए मैंने SYS जो है वो यूज़ कर लिया। देन हमने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया। इसके टैग्स डिफाइन कर लेते हैं ताकि अगर मेरी ये फाइल गुम भी जाती है तो मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। मैंने कहा माई प्रोजेक्ट फाइल। आप जब भी विंडो में सर्च करेंगे आप इन कीवर्ड से इसे सर्च कर सकते हैं। बनाने वाला ऑथर है, सेव एज अ थंबनेल करें, मैंने इसको सेव कर दिया। आपकी फाइल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से सेव हो गई। पर मैंने इस फाइल में मैक्रोज बनाने हैं। मैक्रो क्या होते हैं ये हम बाद में जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन जब मैंने इस फाइल में मैक्रो बनाने हैं, अगर मैं इस तरह से फाइल बनाऊंगा तो उसमें मैक्रो वर्किंग नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मैक्रोज अपनी अप्रोप्रिएट वर्किंग परफॉर्म करें, तो आप अपनी फाइल को, आज मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, अब आपको इसको उस तरह सेव नहीं करना जिस तरह आपने पहले किया है कि आपने इसको जाके कंप्यूटर पे क्लिक किया और देन आपने डेस्कटॉप के ऊपर उसको सेव कर दिया। ऐसी तमाम फाइलें जिनमें मैक्रोज बनाए जाते हैं या मैक्रोज इस्तेमाल करने होंगे या जिनमें मैक्रोज की रिकॉर्डिंग की जाएगी, उनको आप सेव एज टाइप पर क्लिक करके, सेकंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक के तौर पर सेव करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा वो तमाम फाइलें जिनमें मैंने मैक्रोज बनाए होंगे। अभी मैंने इसमें मैक्रो बनाने हैं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने कहा पहले से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैक्रो बनाने हैं। कभी भी मुझे याद आ सकता है कि यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं वहाँ मैक्रो बना लेता हूँ। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी फाइल को एक्सेल वर्कबुक, अभी तक मैंने आपको हमेशा एक्सेल वर्कबुक से पढ़ाया,
आप इसे सेव करेंगे एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप मैक्रो बना लेंगे, आप सेव कर देंगे, फाइल बंद करेंगे, जब ओपन करेंगे तो मैक्रो वर्किंग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जब बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपके मैक्रो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके होंगे। सो व्हाट यू डू, आपने करना ये है कि आप यहाँ से एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक की ऑप्शन इस्तेमाल कर दें। मैंने यहाँ से एक्सेल को ये मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शंस भी हैं, इंशाल्लाह आने वाले डेज में देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। आई जस्ट गो देयर एंड सेव। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं अपनी फाइल को बंद करता हूँ, आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर अब जब मेरे पास जो फाइल ओपन हुई है उसके अंदर दो फाइलें मेरे पास बन चुकी हैं। एक फाइल कुछ इस तरह से है, एक फाइल, दोनों का नाम सेम है। हमने ये पढ़ा था कि जो फाइलें होती हैं उनके नाम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों के नाम तो सेम है। अगर आप इसमें राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज देखें, जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को व्यू किया तो आप देखिए कि इसका फाइल का नाम है, जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन द अदर वन। सो इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि इनको कंपेयर किया जा सके। नाम बेशक दोनों के सेम है, लेकिन इसका जो फुल नेम एक्सटेंशन के साथ है वो है एक्सएलएस। हमने पढ़ा था एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन एक्सएलएस होती है। 2007 और इसके बाद के तमाम वर्जन्स में एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन एक्सएलएस एक्स हो जाती है। याद आया? अब तो यहाँ देखिए, क्योंकि ऐसी फाइल जिसमें मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करने हैं तो मैं उसको एज अ एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक बनाऊंगा। तो यहाँ देखें इसका नाम आ रहा है एक्सएलएस एम। सो ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक है, ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक है। क्लियर है जी सबको? सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम जो नीचे वाली फाइल है जो बेसिकली मेरी मैक्रो अनेबल वर्कबुक है उसको ओपन करेंगे और इसमें अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हो कि आपकी ये जो फाइल है ये मेरी एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक है। एक काम आपने और करना है जो आपने यहाँ पर परफॉर्म करना है या जिसके मुताबिक हम अपनी वर्किंग या फंक्शनलिटी को डील करेंगे, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि यहाँ इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैं अपने आईडी atharlectures@outlook.com से डील कर रहा हूँ, तो आपका ऑनर भी यही आईडी होगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर जाकर बाकी सारी वर्किंग उसी तरह से है। अभी सिर्फ मैंने ये शीटें जो हैं ये प्लान की हैं। हमने किया क्या है, हमने अभी तक केस स्टडी की थी, हमने पावर पॉइंट में देखा कि हमने शीटें कितनी बनानी है, हमने पावर पॉइंट में देखा कि हमारा जो वर्कआउट था वो किस तरह से है और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वर्किंग है। फिर इसी वर्किंग के एतबार से मैंने बात की, हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास शीटें कौन कौन सी बनेंगी। हमने एम पढ़ा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको देखा, और ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारी वर्किंग थी कि हमने किस तरह से प्लानिंग की है। तो ये हमारी कंप्लीट केस स्टडी थी जो कि हमारे पास इस तरह से अवेलेबल आ जाती है। तो ये हमारा सिनेरियो था जिसे हमने यहाँ पर डील कर लिया या जिसके मुताबिक हमने अपनी वर्किंग जो है ये परफॉर्म की है। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।